नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिससे वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थी। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहाँ बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नया नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ के बिसात और मोहरे रखे हुए हैं उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दो तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती जो यह नक्शा सरलता से हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में तो लग ही जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो तो कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दो, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सके। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वो शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकले। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज़ मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुँह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादा को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चलचलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी चल रही हो। फूका जाता हूँ। कोई अपना नहीं होता बाई जी। संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता।
यह तो लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। मैं मर जाऊं या जीऊं, इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दफ़े पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब कि ना बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी। यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नज़रों से देखकर कहा। बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं। मैं भी ताल ठोके अमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रगेदूँगा कि वो अभी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता, वहाँ भी अहलमद हो जाऊँगा और खूब मज़े के साथ अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहाँ खड़ी न रह सके। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल गई। उसके साथ जालपा भी बाहर आ गए। रतन ने अपराधी नज़रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहाँ न जाऊँगी, नहीं तो ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे और मैं बिना हंसे न रह सकूँगी। देखो तो आज कितना बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो ये और भी उलझुल बकने लगते हैं। इस वक्त हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया, इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सके, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ जरा कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ ना चलोगी? जालपा, आज तो ना चल सकूँगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती। दादा का कुछ जी हल्का रहा तो आऊँगी। नहीं भाई, ज़रूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ आप रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और आग्रहपूर्वक बोले, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूँगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दें, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रहे, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊँ। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहाँ न रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूँगी, मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गए और उसके गले में हाथ डालकर बोले, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अखबार में लेकर कहा, लो, कसम खाती हूँ न जाऊँगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूँगी मैं ना जाऊँगी। सहसा फर्श पर शतरंज की मोहरें और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उसे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि कहीं यह प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली,
10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे ज़रूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें कलकत्ता लेकर चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ से जाना अच्छा ना होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊँगी। तो मैं आज खत लिख रखूँगी, किसके पास भेजो? वहाँ कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर उसी को पढ़ते नज़र आते थे लोग। तो प्रजा मित्र ही को लिखूँगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हड्डियाँ खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतनी नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटा के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दो। जालपा ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलो, कल ही आऊँगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई दी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे काँपे जा रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के पीसे आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का पीसा आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पीसनहारी नहीं मिलती। मजूरने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सिर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुरा कर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो दिन दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक और भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गाँव है, उनके पास घड़ी भर बैठना गाँव नहीं। रतन जात के पास जाकर मुस्कुराती हुई माची पर बैठ गए और बोले, तुमसे तो अब जात ना चलता होगा अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूँ मुझे दो, जरा देखूं तो चलाकर। जागेश्वरी कानों पर हाथ रखकर बोली, नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी? चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज़ पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूँ। हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, अब इस वक्त बाज़ार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूँ गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूँ निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोले, देखो माँ जी निकले कि नहीं। तो मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू वह चाँद पर बैठी है, पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, ये तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए ज़रा देखो। जागेश्वरी विवशता से बोली, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूँ पीसने में मगन थे।
विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओ री, आटा महीन हो, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की बात अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और ज़ोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे न पाएगी। रतन भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दो बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, धेले शेर। रतन, मोले शेर सही। जालपा, मुँह धो आओ, धेले शेर ही मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूँगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाऊँ, मैं भी खिंचा दूँ। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊँ। जालपा, अकेले कैसे गाओगी, जागेश्वरी से। अम्मा, आप ज़रा दादाजी के पास बैठ जाए, मैं भी आती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगे। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घूमर घूमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रहे थे। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़ियाँ प्रभात की अपूर्व शोभा से मगन होकर चहक रहे थे। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीनी दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार पी लेता फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्रियां जमा कर लीं। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज़ ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज़ लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकाल कर भी 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद आई। रोज़ के व्यवहार की मामूली चीज़ें जिन्हें वह अब तक टालता आया था वह अबाध रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझा लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कहे देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूँगा, फिर मुझे जो चाहे सज़ा दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो कुली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती, और वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाते, जिसे रमा भाप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रचित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रचित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा, कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ़ है, उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही रात को तो निकलता ही हो। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती। फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन को समझाकर वो 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था।
बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काके, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाकर चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो और मेरी ओर ध्यान से देख भी रहा है। इस तरह सिर झुकाकर चलने से ही तो उसे संदेह नहीं हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूँ सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटर की इस रेल वेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ ही ताक रहा है, शायद कोई खुफिया ही हो। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया तो रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त राम का भी कहीं पता न था, नहीं तो उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई देते हैं। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए हैं। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की, यह पागड़ बांध लिया और बंदी भी कितनी बेतुकी। एक टीला सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। ये उल्टे और तमाशा बन गए। हाँ, तीनों मेरे ओर ही ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे प्राण जाने की खबर मिलेगी, कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मजी हुई आंखें कैसे चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, युमनई चोर न होए तो तुम्हारी टांगन के निकट जाप, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमों के हो रहा है, फुरे कहियो पांडे, असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, ज़रा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूँ? चोर नहीं, तुम शाह हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहाँपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भक्की दी, तुम्हारा हुलिया पहले ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, शनाख्त झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झाँकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज़्यादा मनोरंजक होती हैं,
सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इस समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे थे। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, यह क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवी दिन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं यह, कब से? देवी दिन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी दिन ने सिटपिटा कर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान परत है तुम्हों मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका? देवी दिन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवी दिन ने कातर नज़रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ ही कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुई गवा? दर्शकों में कानाफूसी होने लगे। सुबह की बात तो है, साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने आकर कहा, कोई इस्तेहारी मुजरिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित तो कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दिन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरी से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायाब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सिर पर केस थे, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी किसी आँखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस खींचते हुए कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा। और कोई अल्टरनेटिव नहीं है? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ। सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसा गुटबंदी कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर ने जोर देकर कहा, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचार मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा,
मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी वहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और शनाख्त दोनों गलत बतलाई थी। देवी दिन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के घर ठहरा हुआ है। ज़रा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई। 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमानाथ को परामर्श दिया कि सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की निरर्थक चेष्टा करते हुए कहा, अब तो आपके हाथ में हो, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी। चुंगी की 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ कहा नहीं तो रुपए का इंतजाम हो ही जाता। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। इसमें 1 हरफ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी शराब मुँह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करते हुए कहा, मोहब्बत के बाज़ार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझ जैसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बुढ़ा देवी दिन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दिन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो और उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दिन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है ना इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी दिन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दिन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकाल कर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दिन, कुछ नहीं सरकार, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है क्यों? कहो तो बच्चा इसी इल्ज़ाम में भेज दो। देवी दिन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवी दिन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दिन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दिन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पीट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दिन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दरोगा कांस्टेबल से,
इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवी दीन के होठ आवेश से काँप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई थी। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे मुड़कर कुछ क्षण के लिए रुका और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो भैया। जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक। तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर। इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियाँ लावे। रमानाथ, अगर लाए तो उससे बड़ा इतना तवान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे 100 से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे इस 50-100 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ दो। तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लो उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब मालूम हुआ यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज की दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बताऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर आज भी ना आए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अभी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनिसपैलिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सज़ा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफ़ा नुकसान खुद समझ लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था, यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस कोई और बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन जा रही है, इसके लिहाज से इतना झूठ कोई चीज़ नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा सोचने की ज़रूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा।
दरोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चूं कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दरोगा, वो सरकार आप इंतज़ाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल में आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलम्ब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यूँ पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात सुलहो आने सच निकली, निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इसे हमारा इतबार न होगा। कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफ़ोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफ़ोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दरोगा कहता है, यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दरोगा कहता है, म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगे। दरोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या आपके यहाँ है? दरोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल भुजक्कड़ है, ज़रा दिमाग लड़ाइए। दरोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीज़ान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद में मालूम हुआ कि कोई गलती न थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा खां साहब? चिड़िया हाथ से निकल गई। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही। कोई न कोई ज़रूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दें। तहरीर में कोई बात न लाई जाए। ज़बानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए, कमिश्नर साहब को मुआफ़ीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे। उधर 1 घंटे में देवी दिन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए। देवी दिन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवी दिन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं रह गया। 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ कहा गया था, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी न होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवी दिन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दिन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊँगा, चाहे जेल ही जाना पड़े।
पर फटकारूंगा ज़रूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से ज़रा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवी दीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवी दीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ कि सहसा जग्गू आ खड़ी हुई।